मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और लॉज ऑफ मोशन भी हम 2 कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था न्यूटन सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। और न्यूटन जो सेकेंड लॉ है उससे क्या निकल के आया था कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होता है? उस बॉडी का मास और मल्टीप्लाई बाय जितना उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होती है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फोर्स के इक्वल आ जाता है। दूसरी क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कितना वो चल सकता है अपने मास और वेलोसिटी के साथ। तो मोमेंटम को इसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी चल रही है उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रही है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये 2 टॉपिक जो थे इनके बारे में हमने पढ़ा था, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, यानी कि दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हमने बताया था कि किसी बॉडी के ऊपर कितना हम फोर्स लगाते हैं तो उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ की डेफिनेशन को बनाना है किसकी फॉर्म में? मोमेंटम के फॉर्म में। बहुत इजी है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स मान लिया। ठीक है, अब आपने ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बॉक्स है, वही सेम बॉक्स ये है जब टाइम 0 है और ये है जब टाइम t हो चुका है। मान लो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद ये यहाँ पहुंच जाता है। अब इसमें क्या है कि इसका बॉक्स का जो मास है वो है m। स्टार्टिंग में क्या था कि ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, u वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, कितना? F फोर्स लगा दिया। कितना फोर्स लगा दिया? F फोर्स लगा दिया। अब कोई बॉडी चल रही है उस पर तुम फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एकदम से पीछे से फोर्स लगोगे तो बढ़ जाएगी ना, तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो मान लो ये इस तरफ चल रहा था, आपने किसी तरफ फोर्स लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। पहले u थी, अब ज्यादा होके कितनी हो गई? v हो गई। मास तो उतना ही है, जितना बड़ा बॉक्स पहले था वही अब है, तो मास तो सेम है, लेकिन जो मोमेंटम होता है, अब आपने देख लिया है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कम थी तो मोमेंटम भी कम रहा होगा, हम सोच सकते हैं ऐसा। और जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी या फोर्स हमने लगा दिया तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया होगा। तो मोमेंटम इसकी वैल्यू देख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो इनिशियल मोमेंटम है पी से क्या है? इनिशियल मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम शुरुआत में था। इनिशियल मतलब शुरुआत में जो था, और पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम, जो बाद में हो गया, फाइनली जो हो गया। तो पी आई क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? m, और इस केस में वेलोसिटी कितनी है उस टाइम पे? u। तो मास इंटू वेलोसिटी, और पी एफ कितना आएगा? फाइनल मोमेंटम। अब मोमेंटम तो वही है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस मास चेंज हो रहा है तो मास चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज कर दो। अब यहाँ पर क्या हुआ? मास चेंज नहीं हुआ है तो मास की जगह आ गया m और वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? v। तो ये आगे दोनों मोमेंटम की वैल्यू, यहाँ पर मोमेंटम इतना है पी आई, यहाँ पर है पी एफ। अब ये बात हमने कर ली है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब f को उठा के चलते हैं। f क्या है? f आपने पढ़ लिया है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या है कि आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, समझना है या भाई आपने कि आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जिसका मास कितना है? m, फोर्स कितना लगाया? f। तो क्या हुआ? इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पहले टाइम 0 था, अब टाइम t हो गया, यानी कि इसने कुछ टाइम लिया, इसके ऊपर फोर्स लगा तो इसने कुछ टाइम के बाद अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज करके u से कितनी कर दी? v कर दी। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन की मैं डेफिनेशन यहाँ पर आपको थोड़ा याद दिलवाना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है?
एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया कितने टाइम में, यही तो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो मैं इसको यहाँ पर आपको याद दिलवाने के लिए लिख भी देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और कितने टाइम में हुआ, डिवाइड कर देना है इसको। तो हमारे केस में देखें वेलोसिटी में पहले तो ये देखते हैं वेलोसिटी में चेंज कितना है, चेंज कितना हुआ है, पहले कितनी थी u, अब कितनी है v, चेंज कितना है, छोड़ दो दोबारा से सोचो, पहले थी 5 बाद में होगी 10, कितना चेंज आया 10 माइनस 5, कितना बचेगा 5, तो हम बोलेंगे 5 का चेंज आया। तो इसी तरह से हमने कैसे निकाला है, ये माइनस करके निकाला है ना, फाइनल जो वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी। तो यहाँ कितनी मान रखी है v, यहाँ पर कितनी मान रखी है u, ठीक है। तो चेंज कितना आया v में से u माइनस कर दिया, डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ, यहाँ पर टाइम कितना मान लिया है 0 और यहाँ पर कितना है t, टाइम 0 था, यहाँ पर मान लिया 1 मिनट, तो कितने में हुआ 1 मिनट में। तो यहाँ सेम 0 था टाइम, t है, तो ये हो गया t, ठीक है। तो ये हो गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये जर्नल फॉर्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का। हमें ये v और u मानने की जरूरत क्या है, देखो कई चीजें तुम्हें थोड़ा सा परेशान करेंगी कि v और u क्यों मानने हैं, टाइम को t क्यों मानना है, 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड ऐसे क्यों नहीं मान लिया। देखो हमने क्या करना है, जर्नल फॉर्मूला बनाना है। आप मैथ्स में पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है आपने, जैसे वेलोसिटी का पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ते हो आप नॉर्मली, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर इनकी वैल्यूज पुट होंगी, किसी केस में वेलोसिटी इतनी है तो वो वैल्यू पुट हो जाएगी उतनी उसकी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फॉर्मूला को बना रहे हैं। तो बनाने के लिए तो हमें उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कि वेलोसिटी को v से लिखते हैं या इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, तो वही माननी पड़ेगी ना। तो अभी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, इसलिए हम इनको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है। कि अगर यहाँ पर a लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, जो a की वैल्यू हमें मिली है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू ये मिली हुई है, तो f इज इक्वल टू m और मल्टीप्लाई में a की वैल्यू ये हमें मिल चुकी है, तो कितना हो गया v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक हो गया। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो f कितना हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है अब हमारे पास, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। क्या तुम्हें ये कुछ टर्म देखे देखे सी लग रही है, लग रही है ना, कहाँ थी ये यहाँ पे। एम वी क्या था, फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या था फाइनल मोमेंटम। और एम यू कहाँ है, एम यू इसका मोमेंटम है, मास इनटू इसकी वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट तो वही है लेकिन फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, बस ये यहाँ से यहाँ आ गया है, पहले यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बस सिर्फ फर्क इतना हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है फाइनल मोमेंटम और ये क्या है इनिशियल मोमेंटम। तो इसको मैंने लिख दिया पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो पी एफ माइनस पी आई क्या है, पी एफ इज द फाइनल मोमेंटम और पी आई क्या है इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है सपोज 12। इनिशियल मोमेंटम इज 8 एंड फाइनल मोमेंटम इज 12। अब हमारे पास क्या है पी एफ माइनस पी आई, तो 12 में से 8 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 4। 4 क्या है, 4 का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है जो पी एफ है यानी फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम से 4 जो है वो जाता है, 4 प्लस है वो उससे, ये बोल सकते हैं। तो 4 प्लस या ये कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है वो इससे 4 माइनस है, 4 कम है। सिंपल सी चीज समझ में आई तुम्हें यहाँ से। तो इसका मतलब है कि पी एफ माइनस पी आई करने से क्या पता चला कि मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितना कम या कितना ज्यादा है वो पता चल रहा है, यानी कि चेंज कितना हुआ। पहले कितना था 8, अब कितना हो गया
12, तो 12 में से 8 माइनस अगर हम कर देते हैं तो 4 आता है, तो हमें पता चलेगा कि 4 जो है वो चेंज हो गया, मोमेंटम 4 यूनिट चेंज हो गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है कि पी एफ माइनस पी आई लिखा हुआ है, तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है ये। तो इसको मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम लिख दिया। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, देखो कोई भी क्वांटिटी है अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी क्वांटिटी है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी कि ये क्वांटिटी इतना चेंज हुई, इतने टाइम में चेंज हुई, तो वो क्या आ जाएगा, चेंज पर सेकंड, या उसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी, कि किस रेट से वो चेंज हो रही है। तो ये आया चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, और डिवाइड बाय टाइम, यानी कि इतने टाइम में इतना चेंज हुआ, यही आया निकल के। तो अब एफ को क्या लिखा जा सकता है, एफ किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो डेफिनेशन है ये बन गई है न्यूटन सेकंड लॉ की, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ में पहले हमने क्या पढ़ा है कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना उसी रेट से उसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा तेजी से उसका मोमेंटम चेंज होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम स्पीड से उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम में चेंज क्यों आएगा, अब सीधी सी बात है, देखो ये भी तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी पे, ठीक है। यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस बॉडी का मोमेंटम भी चेंज होगा, क्लियर हो गया। तो आप कोई बॉडी जा रही है ऐसे, आपने उसको पीछे से फोर्स दे दिया तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चल पड़ी हो कुछ न कुछ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चलेगी। अगर वो मान लो रुकी हुई है, यू वेलोसिटी उसकी 0 है, आपने फोर्स लगा दिया तो वो चलने लगेगी, तो कुछ वेलोसिटी बन गई उसकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फोर्स लगाने से क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज आया। और अभी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर है। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर एकदम से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो एकदम से उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा चेंज हो जाएगी, कम फोर्स लगाओगे तो कम चेंज होगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम चेंज हुई है तो मोमेंटम भी कम चेंज होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कम फोर्स लगेगा तो कम मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। एक बार समझ नहीं आए, 2 बार 3 बार 4 बार इन वीडियोस को देखते रहो और इन सभी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में करके देखो। घर पे कोई काम करते हो तो कोई भी चीज़ है आपके आसपास, उस पर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करके देखो। ये फोर्स लगा के देखो कितना मूव होती है, ज़्यादा फोर्स लगा के देखो ज़्यादा मूव होती है, कम होती है, क्या होता है। इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। जब आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ऑब्जर्व करने लगोगे, डेली रूटीन में इनको सोचने लगोगे, यहाँ फोर्स मैंने ऐसे लगाया ऐसे है, तो ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं इसकी। जैसे हमने फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, ऐसे ही अब हम सेकंड लॉ की भी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन मतलब इसको हम डेली रूटीन में यूज कहाँ कर सकते हैं। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही मतलब कॉमन से एग्जांपल उठा के चलते हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया एक क्रिकेट प्लेयर का ले लेते हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर, सभी आप क्रिकेट खेलते होंगे या आपने देखा जरूर होगा, कोई भी जो क्रिकेटर है जो फील्डिंग कर रहा है, उसको मान लो एक लेदर की बॉल को कैच करना है। लेदर की बॉल बहुत भारी होती है, जब हम उसको कैच करते हैं तो चोट लगती है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया है ना, तो उसको आपने ऐसे देखा होगा, कोई कैच करता है तो ऐसे कैच करेगा और वो उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। ऐसे जब भी कैच करेगा वो ऐसे नीचे लेके आएगा, कोई ऐसे पकड़ेगा तो बॉल को ऐसे पीछे की तरफ लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, इसका मतलब क्या है, इससे होता क्या है एक्चुअली। तो आप इसको करके देखो, एक तो बॉल को कैच करो बिल्कुल हाथों को यहीं पे रख के, एक भारी बॉल को ही कैच करके देखो ऐसे पीछे लाते हुए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं बता देता हूँ, आपने इसको ऑब्जर्व जरूर करना है। तो क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में,
जब हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं, उसके ऊपर से जब वो आ रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज गति से वो नीचे की स्पीड नीचे आ रही है, हम क्या कर देते हैं, हाथों के साथ उसको रोक देते हैं। हाथों में आगे तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि ऊपर से नीचे तेज गति से आ रही थी, तेज स्पीड से आ रही थी, वेलोसिटी ज़्यादा थी, वेलोसिटी ज़्यादा थी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा था, और मोमेंटम ज़्यादा था, यहाँ हाथों में आपने क्या कर दिया, उसको एकदम से रोक दिया, यानी कि वेलोसिटी कितनी हुई, 0 कर दी। 0 वेलोसिटी मतलब 0 मोमेंटम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले ऊपर से आ रही थी, मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, तेज स्पीड से आ रही थी, आपने एकदम से उसका मोमेंटम 0 कर दिया, यानी कि मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आया। ठीक है, और आपने हाथों को यहीं रखा, एकदम से वो बॉल जो है वो हाथों पे आके लगी और आपने उसको रोक दिया, वहीं पकड़ दिया, तो क्या होगा कि बहुत कम टाइम में आपने बहुत सारा मोमेंटम चेंज कर दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं, फोर्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब मोमेंटम में चेंज तो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे रिलेशन में है इसके साथ, तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा रहेगा। क्लियर है, तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स जो बॉल हाथों पे लगाएगी वो भी ज्यादा रहेगा। दूसरा, आपने यही हाथों को करके रखा तो बॉल आके यहाँ तक आएगी, और यहीं आपने उसको रोक दिया, तो बहुत कम टाइम में बॉल का जो मोमेंटम है वो आप चेंज कर रहे हो, यानी कि टाइम कम हुआ। अब ये क्या है, डिवाइड में है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स उल्टा रिलेशन। तो क्या रहेगा, टाइम कम हुआ है तो फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो कहाँ ज्यादा होगा, वो बॉल जो है वो जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, मोमेंटम को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और मोमेंटम के चेंज होने से मोमेंटम को हमने क्या किया, चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद क्या 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 कर सकते हैं यहाँ पे हम कि जब हमने मोमेंटम को चेंज किया तो बहुत कम टाइम में किया, और कम टाइम में करने की वजह से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगी बॉल हमारे हाथों पे, तो हमें चोट लगेगी। दूसरा एग्जाम्पल, हम क्या देख सकते हैं, जब हम बॉल को पीछे की तरफ ऐसे पकड़ के लेके आते हैं तब क्या रहेगा, जब हम बॉल को ऐसे पीछे की तरफ लेके आते हैं तो जो बॉल का और हाथों का कॉन्टैक्ट है वो कम टाइम के बजाय अब क्या हुआ, ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट में आएंगे, और ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहेगा तो इसका मतलब है कि जो बॉल तेज गति से आ रही थी, तेज स्पीड से आ रही थी, उसका मोमेंटम आपने चेंज तो किया, पीछे जाके रोक तो दिया, मोमेंटम 0 तो कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम लेके किया, यानी कि आपने जो टाइम मोमेंटम को रोकने का, मोमेंटम को कम करने का जो टाइम है वो बढ़ा दिया ना, तो टाइम बढ़ गया, तो टाइम बढ़ने से क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि हाथों पे जो चोट है, जो फोर्स है वो कम लगेगा, सिंपल। और सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड इसकी एप्लीकेशन हो सकती है कि जैसे आप कुछ भी है घरों में, या गद्दे होते हैं, मैट्स होते हैं, या पराली वगैरह होती है, उन उसके ऊपर हम जंप करते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, लेकिन अगर हम पक्के फ्लोर के ऊपर जंप करते हैं तो हमें बहुत सारी चोट लगती है। क्यों, क्योंकि जो पक्का फ्लोर होता है वो नीचे नहीं जाता है, पक्का फ्लोर क्या होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, जब आप उस पर जंप करोगे तो वो नीचे प्रेस नहीं होगा, आपका जो ऊपर से आप आए, आपका जो मोमेंटम है वो एकदम से 0 हो जाएगा, ऊपर से आप आए तो आपका मोमेंटम है, लेकिन आपने जैसे पक्के फ्लोर पे आए तो मोमेंटम जो है वो एकदम से 0 हो जाएगा, यानी कम टाइम में लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि चोट ज़्यादा लगेगी। अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, गद्दे वगैरह पे कूद रहे हो तो वहां पर जंप करते हुए वो क्या हो जाता है, प्रेस हो जाता है ऐसे, तो प्रेस होता है तो क्या रहेगा कि मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम मिलेगा, और मोमेंटम को जब टाइम मिलेगा तो वो फोर्स कम प्रोड्यूस करेगा।